Hello everyone. In this video, we discuss about the fourth function of constitution. इससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लें. फर्स्ट फंक्शन में जो मैंने बात की थी वो बताया था कि कुछ ऐसे मिनिमम रूल्स होते हैं जो हम किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन को हो, हमें एक साथ रहने में हेल्प करते हैं ताकि पब्लिक के बीच पे डिस्प्यूट ना हो. दूसरा फंक्शन जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और किस तरीके से जो हमारे फेवर में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या प्रोसेस होगा उनका, किस तरीके से नए नए रूल्स आप देखते बन जाते हैं, अमेंडमेंट हो जाते हैं. तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है. जो थर्ड फंक्शन था इसमें गवर्नमेंट की कुछ लिमिट सेट कर दी गई. जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्स पर्सन अपनी गवर्नमेंट फ्रेम कर लेता है और उसके बाद वो हमारे यहाँ रूल करता है, वो अपनी कुछ रेगुलेशंस बनाता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी भी पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं. आप किसी भी सिटीजन पे, किसी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को फोकस करे. आप गवर्नमेंट हैं, हमारा एक जो कंट्री वो सेक्युलर है. यहाँ पे हम हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे. यानी कि थर्ड फंक्शन का जो मेन बात की जाए तो ये क्या है कि जो थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट द सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. These limits are fundamental in the sense of government may never trespass them. तो इनको कभी भी वो क्रॉस नहीं कर सकती. चलिए आज अगर बात करेंगे एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. मोस्ट ऑफ ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनकी कुछ लिमिट्स थी, कुछ इनके पावर्स थे, डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड सेटिंग सम लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द पावर. ठीक है. अब हुआ क्या कि इन 20th सेंचुरी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल था. ऑल्सो प्रोवाइड एन enabling framework of the government to do certain positive things. बहुत सारी चीज़ें कुछ इसमें पॉजिटिव भी हुई थी. to express the aspirations and goal of society. इसका मेन जो पर्पस ये था कि सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर सके. हमारा जो समाज था, अगर मैं बात करूं 1947 की, जो इंडिया थी कई सारी रियासतों में बटा हुआ था, लोग उतने ज़्यादा लिटरेट थे नहीं, तो वहाँ पे उन सबको एक साथ मैनेज करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था. तो मैं तो कहूँगा कि एट दैट टाइम द पीपल लाइक B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, दे ऑल वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि उन्होंने इस इतने बड़े टास्क को बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर लिया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रेस्पेक्ट. सोसाइटीज विद डीप इंटरेस्ट inequalities of various kinds will not only have a set of limits on power of government, they will also have to enable the empower the government to take positive measures to overcome from inequality or deprivation. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनोवेटिव है बहुत तरीके से. ये हमारी जो सोसाइटी है उनमें जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करता है. देखिए पहले जो सोसाइटी थी वो इस तरीके से डिवाइड थी कि कोई भी डेप्रेड क्लास का जो इंसान है वो
किसी अपर क्लास के सामने खड़ा नहीं हो सकता है सिर ऊंचा करके, या उसे मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे कई सारे हमारी सोसाइटी के ऐसे रूल्स थे, ऐसे कह सकते हैं कि कर्ष थे जो लगातार सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि उसने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हुआ कि सबको एक सूत्र में, यानी सबको बराबर रख के हम आगे बढ़ सके। इसने गवर्नमेंट को एम्पावर भी किया ताकि पॉजिटिव डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ ऑल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन दिस, if this is our society's aspirations, the government will have to enable or empower to take all necessary steps to achieve this goal. डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है पूरी तरीके से। अगर कहीं पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट एम्पावर करने का राइट है उसे कि वो इस तरीके की चीज़ों को समाज से इरेडिकेट करे। In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. Country जैसे आपकी साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। दोस्तों, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अलग अलग कह सकते हैं कि रेस से जो लोग आते थे तो उनके बीच में भेदभाव होता था, नस्ली भेदभाव एक तरीके से। तो उसको साउथ अफ्रीका ने वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन एंड किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है तब जब आप एक साथ एक यूनिटी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कार्टून के बारे में बताता हूँ कि ये एक लीडर है, ये सपोज गवर्नमेंट है, वहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपर हैं, स्टैंडर्ड है, एजुकेटेड है। ऑन अदर हैंड जो राइट साइड में लोग हैं वो कैसे हैं, देखिए सब फ्लोर पे बैठे हुए हैं। मीन्स इज दैट ये डेप्रिव्ड क्लास पे हैं, या फिर इनके साथ कह सकते हैं पार्शलिटी है। तो गवर्नमेंट का ये काम होगा कि कोई भी रिच हो या पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, उन सब को इक्वली ट्रीट करना। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव टू एड्रेस themselves to very different aspirations. Here is Nehru trying to balance between different vision and ideologies. Can you identify what these different groups stand for? Who do you think prevailed in this balancing act? तो नेहरू जी का एक मेन यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये होगा कि इन सब के बीच में एक ब्रिज बनाना, इस तरीके से मेंटेन करना कि किसी के साथ पार्शलिटी ना हो। Constitution may enshrine the aspirations of society. The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them, lead a life of minimal dignity and social self-respect. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए था कि वो हर एक इंडिविजुअल, हमारे देश की किसी भी सोसाइटी के जो इंडिविजुअल है उसको कम से कम इतने मिनिमल चीज़ें या इतने उसकी रूल्स हों ताकि उसकी मिनिमल डिग्निटी बनी रहे और उसकी समाज में जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ना हर्ट हो। मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग एजुकेशन, जैसे मिनिमम मटेरियल है, जैसे उसको रहने के लिए एक शेल्टर हो, एट लीस्ट बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर कोई काम करता है तो उससे उसे जो वेजेस मिले वो मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे बना है तो उसको वो मिले ताकि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को फुलफिल कर सके। एजुकेशन को एक मैंडेटरी पार्ट बना दिया गया है कि आपको इतने ईयर्स तक 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें
हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीज़ों को बोला है कि ये होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। कुछ ऐसे पॉजिटिव वेलफेयर लिए गए कुछ इस तरीके से जो लीगली इन्फोर्स किए जाए, लेकिन वो क्या हो, वो हित पे हो, हितकारी डिसीजन हो। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have support of preamble to our Constitution. अगर हम लोग देखें, प्रावधान है हमारे preamble में जो सपोर्ट करता है Constitution को, and these provisions are found the section of fundamental right. और कुछ ऐसे provisions भी हैं जहाँ पे fundamental rights हैं, यानी हमारे कुछ बेसिक ऐसे अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार हैं जो हमारे होने चाहिए। जैसे हमारे पास जीने का एक अधिकार है, हमारे पास अपनी स्पीच को, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो ये हमारे बेसिक हैं जो होने चाहिए, सबके पास होते हैं ये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑल्सो enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPS भी जो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी एक कह सकते हैं कि रूरल एरिया के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। तो ये कुछ ऐस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है ताकि हम पब्लिक का जो हो वो वेलफेयर होता रहे। एक कार्टून और भी है, इसको बात कर लेते हैं। What does it take to write nice things the Constitution? What is the point in writing down lofty aspiration and goals if they cannot change the life of the people? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी हैं किसी की वेलफेयर के लिए, लेकिन उसके बाद भी जैसे पॉवर्टी है वो कंट्री में है, हमारी सरकार या पार्लियामेंट इसका एक मोटो रहता है कि देश का अपलिफ्टमेंट हो सके, देश से पॉवर्टी कम हो, लोगों की स्थिति बेहतर हो। इसके लिए जो भी वेलफेयर प्रोग्राम है वो सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को पूरी तरीके से उसकी कंडीशन बदलता है या उसको उठाने का पूरा प्रयास करता है, नहीं। ये कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें वो आपको आपके राइट्स मेंटेन रखता है। बाकी चीज़ों पे आप किस तरीके से, जैसे देखिए एक इकोनॉमिकल अगर बात करें ना स्टेटस की, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि नहीं, सपोज करें कोई बहुत बिलियनियर है और कोई बिल्कुल पुअर है, तो उसने इतना पैसा कमाया तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी रिच इंसान होगा उसकी प्रॉपर्टी या उसके मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्वली, क्योंकि इक्वल रखना है सबको। तो आप कितना भी पैसा कमाओ, आपका पैसा क्या होगा, सब लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डिसबैलेंस है अभी भी हमारी सोसाइटी में। तो फोर्थ फंक्शन जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। इसका मेन फंक्शन ये है कि सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करना। वो एस्पिरेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, सबके हित में होनी चाहिए, एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट अ सोसाइटी, और ऐसी कंडीशन बने जहाँ पे समाज बेहतर बना सके। तो enabling the provision of constitution are not only rules and regulations controlling the power of the government, they also give power to the government for pursuing collective goods of society. ये पूरा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे समाज के लिए बेहतर चीज़ें, अच्छी चीज़ों को लाने का प्रयास करता है। Constitution of South Africa assigned many responsibilities to the government. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ की सरकार पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जैसे
नेचर को कंजर्व करना, हमारे जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व, उनको बचाना, सुरक्षित करना। मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको श्योर करना, चाहे वो कास्ट पे हो या रिलीजन पे हो या रेस पे हो या कलर कॉम्प्लेक्शन पे हो, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना करना, प्रोवाइड कराना वहाँ पे हाउसिंग, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। आगे देखिए, इन द केस ऑफ इंडोनेशिया द गवर्नमेंट इज enjoined टू एस्टैब्लिश द कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। The Indonesian constitution ensured that the poor and destitute children will be looked after by the government. इंडोनेशिया में बोला गया है कि आप एजुकेशन को क्या करें, सबको प्रोवाइड कराएं, जो भी कोई ऐसा चिल्ड्रन है जो डेप्रिव्ड है, जिसके पास नहीं, जो इसकी फैमिली सक्षम है, तो सरकार उसकी पूरी देखरेख करेगी। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होता। 4 फंक्शन हो गए, आगे देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है। फाइनली एंड परहैप्स इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to the basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one form a collective identity. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप देखेंगे पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी, जब सब कलेक्टिव एंटिटी भी हैं, कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं। इट इज़ बाय एग्रीइंग टू बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स, कुछ ऐसे बेसिक नॉर्म्स सेट किए जाते हैं जो गवर्न कर सके। और गवर्न कौन करेगा इन कलेक्टिव आइडेंटिटी को? वन हैज़ मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती हैं दैट एग्जिस्ट प्रियर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट हैं। बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन norms and principle one constitutes one's basic political identity. हम कह सकते हैं कि इन बेसिक प्रिंसिपल और नॉर्म्स को लेकर के एक तरीके से बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर ओवरसीइंग फ्रेमवर्क within which one pursue individual aspirations, goal and freedom. कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम्ड है जो हर एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस, गोल और फ्रीडम को का ख्याल करता है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट मे नॉट डू। ये इस चीज़ को भी अथॉरिटी करता है कि क्या होना चाहिए समाज में, क्या नहीं होना चाहिए। इट डिफाइंड द फंडामेंटल वैल्यू वी मे नॉट ट्रांसपास। ये डिफाइन करता है हमारी फंडामेंटल वैल्यू को जो क्रॉस नहीं की जा सकती। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव अ मोरल आइडेंटिटी, ये हमें एक मोरल आइडेंटिटी देता है। थर्ड एंड फाइनली इट मे केस दैट मेनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर now shared across different constitution tradition. थर्ड में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज हैं जो शेयर किए जा सकते हैं हमारे ही समाज के अदर कह सकते हैं कि एरियाज पे। इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे एंजॉय द मेनी procedural details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respect, most claim to protect certain basic rights. तो देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें पूरे वर्ल्ड के ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो हो सकते हैं कि कहीं डिफरेंट हो बहुत सारे एरियाज पे, लेकिन जब सरकार कहीं पे बनती है,
ठीक है ना। तो उसका एक मेन गोल होता है, द बेसिक जो डील होती है कि मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किए जाते हैं कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन को ज़्यादा फेवर करें। मोस्ट एम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, वो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करें। बस कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी conceptions of national identity. Most nations are an amalgamations of the complex set of historical tradition. बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन का क्या है, मिक्सिंग है। They weave together the diverse group that reside with the nation in different ways. अलग अलग नेशन है, अलग अलग ग्रुप पे डिवाइड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जर्मन identity was constituted by the being ethnically German, the constitution gave expression to this identity the Indian constitution. जैसे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का एक विचार दिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अडॉप्ट किया। ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजन। डिफरेंट नेशन एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शन of what the relationship between the different region of nation and central government should be. This relationship constitute a national identity of a country. इस बात का सीधा सा मतलब ये आप समझ लीजिए कि डिफरेंट जो भी नेशंस हैं ना, उनका एक अपना एक अलग रिलेशनशिप है किस पे, डिफरेंट रीजन एंड नेशन। मीन्स अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके दायरे पे ही सारे अलग अलग एरिया आते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, टाउन हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो सब, और नेशन भी वही है, मतलब उसी कंट्री के अंडर भी आता है। सपोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पूरा भारत आता है, तो वहाँ पे हर एक टाउन, हर एक एरिया की एक अपनी आइडेंटिटी है, वहाँ के लोगों की अपनी आइडेंटिटी है। तो ये चीज़ें हमें बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से जो भी लॉज बनाए कि सबको मेंटेन कर रख ले। दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। और ये सब छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं, टाउन है, जो लोग हैं, ये सब कंबाइन कलेक्ट होकर के एक पूरी नेशन की आइडेंटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया डाइवर्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस पे आधार पे, बहुत सारे कल्चर के आधार पे, और सबको अपनी एक आइडेंटिटी है। उन सारी आइडेंटिटी को एक साथ ले करके चलना, उन सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ये हमारी पूरी एक नेशनल आइडेंटिटी है। तो हमने 4 फंक्शंस की बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन पे दोस्तों। इसके साथ साथ हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, और इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, बिल्कुल इन चीज़ों पे बात कर ली है। अब हम लोग कल बात करेंगे प्रोमोलिगेशंस के बारे में। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।